विजय त्रिवेदी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उसमें सभी दलों के बड़े दलों के अध्यक्ष और नेता मौजूद थे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए एकता के लिए सबने प्रधानमंत्री का साथ देने, राष्ट्र के साथ देने की बात की है। लेकिन इसके बाद भी कई सवाल चल रहे हैं, कई सवाल खड़े किए गए हैं, जिनका जवाब लोगों ने सरकार से चाहा है। भारत चीन विवाद को लेकर चिंताएं जाहिर की गई हैं। क्या सेना वहां पर घुसी थी, सीमा का अंदर आई थी, चीन की सीमा में चीन की सेना फौज जो है अंदर आई थी या नहीं आई थी, ऐसे बहुत सारे सवाल है। और भारत आगे क्या करने वाला है, इन सब सवालों की चिंताएं अभी बाकी हैं। इस सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले एक बात सत्यहिंदी.com की कि सत्य हिंदी के साथ आपकी दोस्ती, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार लगातार बना हुआ है और वो हमें मजबूत कर रहा है सच की पत्रकारिता करने के लिए। इस सफर को और मजबूत करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक है उसे जरूर क्लिक करें, ताकि हमारा जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत होगा। आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे पास बेहद खास मेहमान है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से लेकर मोदी सरकार तक दखल रखते हैं और उनकी जो भूमिका है वो सरकार में बड़ी एडवाइजरी रही है, अमिताभ सिन्हा साहब मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। दूसरे IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल रहे KG सुरेश साहब, जो बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने एक ईमानदार पत्रकारों की एक बड़ी फौज खड़ी की है। तीसरे हमारे मित्र हैं मुकेश कौशिक साहब, जिन्होंने एयर स्ट्राइक पर किताब लिखी है और डिफेंस के एक्सपर्ट हैं। और चौथे साहब मेरे सहयोगी शीतल पी सिंह, जो बहुत जर्नलिस्ट हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं और जमीनी पत्रकारिता में उनका बहुत दखल है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, बात आपसे शुरू करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भारत चीन के सफर को आप कैसे देख रहे हैं? क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? विजय जी, विद अ लाइटर नोट, आपने जो बात परिचय के दौरान कही उसमें आपने अपने विषय को थोड़ा सा रोका। दखलंदाजी शब्द का प्रयोग शायद आप कर रहे थे, तो मैं आपको ये बता दूं कि राजनीतिक मतलब होता है कि आपकी बात वहां पर चलती है। आपने बहुत ही चतुराई से उसमें पहले रोकावट डाल दी थी। आपने दखल शब्द का प्रयोग फिर किया, लेकिन दखलंदाजी एक ऐसा शब्द है जिसको कि आमतौर पर नकारात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। लेकिन इसको यदि इसको हम लोग यदि इसको उर्दू से यदि अंग्रेजी की ओर जाए तो ये प्रेशर ग्रुप का एक काम की तरह के समझा जाना चाहिए। तो इसलिए इसमें बुराई कुछ नहीं है। आपने रोका इसलिए मैंने कहा नहीं, चलता है, दखलंदाजी भी सही है, क्योंकि हम प्रेशर ग्रुप वाले अपने मानते हैं। खैर, अब विषय पे मैं आता हूँ। देखिए, चीन जो है वो हमारे भारत की तरह ही एक प्राच्य सभ्यता है। वहाँ और भारत में समानता ये है कि दोनों सभ्यताएं निरंतर चलने वाली रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य से चीन में 1950 के बाद जब वहाँ पर साम्यवादी कम्युनिस्ट क्रांति हुई माओ से तुंग के नेतृत्व में, तब से वहाँ का जो पुराना इथोस था वो एक तानाशाही और बहुत ही क्रूर किस्म के राजसत्तात्मक व्यवस्था अधिनायक सत्तात्मक व्यवस्था की ओर चला गया। और वहाँ पर चीनी जनता एक तरफ और चीन की सत्ता एक तरफ। ये चीन की सत्ता जो है उसने वहां पर चीन की जनता को उतना ही ज्यादा परेशान किया है जितना चीन उस कम्युनिस्ट, क्योंकि ये कम्युनिस्टों की फितरत में है, कम्युनिस्टों के स्वभाव में है कि वो क्रूर भी होते हैं, वो अनैतिक भी होते हैं और अपने लाभ के लिए वो किसी सीमा तक जाते हैं। तो वो कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य चीनी जनता का क्या है कि वो दुर्भाग्य से लगातार चीनी उस क्रूर सत्ता के दमन का शिकार रही है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि जो आज का ग्लोबल विलेज है, उस ग्लोबल विलेज में ज्यादातर सरकारों ने, दुनिया में क्या सभी सरकारों ने व्यापार को तरजीह दी, ना कि नैतिकता और प्रजातांत्रिक मूल्यों के। कहने सुनने के लिए सब रहा, लेकिन चीन में लगातार प्रजातंत्र का कोई भी वहाँ 50 के बाद में हमने देखा कि कहीं कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ की सरकार को बाकी सरकारों ने मदद की और उसमें सबसे आगे गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित हैं कि थे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उनको कहा गया जबरदस्ती पंडित जी। नेहरू जी का जिक्र किया तो मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ सर, कि नेहरू जी को लेकर फिर आप वही बात करेंगे कि 1962 में जो हुआ और जिस तरह का धोखा हुआ, लेकिन उस समय एक नारा चला, हिंदी चीनी भाई भाई,
और फिर हमें 1962 का धोखा खाया, जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी करती रही है। लेकिन 1962 का युद्ध और हिंदी चीनी भाई भाई और नेहरू का भरोसा करने से लेकर 2020 तक में क्या आज भी हम धोखा नहीं खाए? हमारी सरकार जो है, मौजूदा सरकार, वो चीन पर भरोसा करती रही। क्या ये धोखे की पुनरावृत्ति नहीं है? क्या नेहरू पे बात करना मनाही है इस चर्चा? नहीं, मनाही नहीं है। मैंने तो नेहरू से जोड़कर आपको बात की है। नहीं, आपने बीच में जैसे उसको बीच में काटा, मुझे लगा कि शायद वो मना है, इसलिए नेहरू से याद आ गई आपकी बात। नहीं तो मैं फिर थोड़ा चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि आप मित्र हैं और मित्र से बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग हैं इतने एक वरिष्ठ और बहुत ही समझदार जो मस्तिष्क है वो उसके साथ में चर्चा कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा लोभ है मुझे। देखिए, हम लोग ऐसे कुछ बात नहीं कर सकते, बहुत ही लोकलाइज, बहुत ही मतलब जिसको आप कह सकते हैं ना कि स्थानीय लेवल पे। ये बहुत पुराना है। जब मैंने 1950 का जिक्र किया तो लोग कहते हैं कि इतिहास में क्यों जाते हो, तो इतिहास तो जो क्षण गुजर गया वो भी इतिहास है, अब कल भी इतिहास है, तो क्या उसकी चर्चा ना करें? और यही सबसे बड़ा अब जो हिमालयन ब्लंडर्स हुए हैं उसकी चर्चा किए बगैर आप यदि वर्तमान का आकलन करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगेगा कि वो अपंग आकलन होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इसमें अभी चीन को समझने के लिए जरूरत है ये देखना। देखिए, चीन में जो कम्युनिस्ट शासन है उसकी कमजोरियों को पहले देखना पड़ेगा। कम्युनिस्ट जो होते हैं ना, वो ना, इसलिए मैं पहले कम्युनिस्टों की चर्चा कर रहा था, तो प्रासंगिक था कि नेहरू जो कि पंडित कहलाए गए, जानबूझ के पंडित नहीं थे मैं मानता हूँ, लेकिन कहलवाए गए जबरदस्ती। तो नेहरू जो थे, नेहरू ने ये, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी कि वो दुनिया में नोबेल के शांति पुरस्कार उनको मिले, जो कि वो उनकी आत्मा तरसती रह गई उसके लिए। उसके कारण उन्होंने चीन और अपना जो पंचशील का सिद्धांत था, प्लस उन्होंने जो नाम मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया, ये सारी उनकी दुकानदारी थी। ठीक है। उसमें से उन्होंने चीन को उतना ही प्रश्रय दिया, उतना ही गलत तरीके से अपीजमेंट किया जितना कि चेम्बरलेन ने हिटलर का किया था। और यही कारण है कि ना सिर्फ नेहरू को मुंह की खानी पड़ी व्यक्तिगत रूप से, और उनको ना सिर्फ उसके कारण फालिज हुआ, उनको एक तरह से लकवा मारा उसके बाद, और उसके बाद बुरी मौत मरे नेहरू उस झटके के कारण, बल्कि देश भी आज उसी के झटके का आज भी खमियाजा भुगत रहा है। हजारों वर्ग किलोमीटर आज चीन के कब्जे में है। अक्साई चीन और अरुणाचल के उस हिस्से की बात तो हम छोड़ दें, तिब्बत जो है, तिब्बत के ऊपर में जो कंसीड किया नेहरू ने, वो सबसे बड़ा एक देश के साथ धोखा था, क्योंकि तिब्बत एक बफर स्टेट था चीन और भारत के बीच में। पहले एक बार आज की बात कर लें। मुकेश कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, डिफेंस पर बहुत लंबा अनुभव है। सर, अमिताभ जी ने कहा कि 1962 का भारत और 2020 का भारत अलग है, ये पुनर्जागरण का भारत है। तो ये पुनर्जागरण का भारत सीमाओं पर सुरक्षित है या नहीं है? देखिए, अमिताभ जी से मैं असहमत होने का कोई मेरा कारण नहीं है। 1962 का भारत 1962 का भारत था, 2020 का भारत 2020 का भारत है। मैं अपनी टोटल बात को, दो, इतिहास मेरा बहुत कमजोर है, मेरे मार्क्स बहुत कम आते रहे, लेकिन पॉलिटिक्स में मैं घुसना नहीं चाहता। मैं सिर्फ उस जमीनी हकीकत की बात करना चाहता हूं जो 19 अप्रैल से लेकर 19 जून जो कल तक है, 2 महीने में क्या हुआ, और बहुत बहुत संक्षेप में कर रहा हूं। चाइनीज कई पहली हरकत 19 अप्रैल को इंटेलिजेंस सोर्सेज से मिली थी, आर्मी को मिली थी कि यहाँ पर LAC पर उधर की साइड में ज्यादा मूवमेंट है, ट्रकों की आवाजाही है, और ये कुछ फिशी मामला है। तो भारतीय सेना ने उसको ये मानकर थोड़ा सा इग्नोर किया कि समर्स में दोनों सेनाएं अपनी एक्सरसाइज करती हैं, हो सकता है कि ये पार्ट ये मूवमेंट उसी का हिस्सा है। लेकिन धीरे धीरे, चाहे वो डेप्सांग की तरफ हो, 4 मेन पॉइंट है जहां पर LAC हॉट हुई लद्दाख में। डेप्सांग बल्ज में जो काराकोरम के पास है, एकदम से वो नॉर्दर्न सेक्टर है। उसके बाद उसके और नीचे आइए, जो स्प्रिंग हॉट स्प्रिंग का एरिया है, जिसको हम गालवान का एरिया बोल रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा पेंगोंग सो के पास जो स्क्रिमिश हुई। उसके बाद चुशुल है, चुशुल के बाद नीचे दमचौक है। इन सारे पॉइंट को चाइनीज आर्मी ने हॉट किया, और 19 अप्रैल के बाद उस मूवमेंट को इग्नोर तो कर सकते थे, लेकिन जब देखा गया कि उनके बैक में आर्टिलरी गन्स आने लग गई हैं, मोटराइज व्हीकल आने लग गए हैं, बख्तरबंद गाड़ियां आने लग गई हैं,
तब आर्मी को का अलर्ट होना स्वाभाविक था। अगर हम लोग उस सीमा की बात करें तो हमारी छोटी सी एक कमी यह है जो सेना कमी नहीं मानती है, और मुझे लगता है कि वो स्ट्रैटेजिक कारण रहे होंगे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बरकरार रखने के कारण रहे होंगे। हम लोगों ने जो एक LAC अपने लिए निर्धारित की है उसके आखिरी पॉइंट तक हम लोग पेट्रोल के लिए नहीं जाते हैं। एक चाइना स्टडी ग्रुप है, उसने एक पेट्रोल पॉइंट 1975 से बनाने शुरू किए थे, तो पेट्रोल पॉइंट हमने तय कर दिए हैं। पेट्रोल पॉइंट 12, 14, 15 इस तरह के पेट्रोल पॉइंट हैं, और ये पेट्रोल पॉइंट लगभग 2-3 किलोमीटर पीछे हैं। जो एक्चुअल LAC हमारी उससे हमारे 2-3 किलोमीटर पीछे हैं। इन पेट्रोल पॉइंट के 2-3 किलोमीटर पीछे होने का नाजायज फायदा PLA उठाती रही है, और पिछले 2 महीने में उसने ये किया कि ये जो पेट्रोल पॉइंट को उसने भारत की हद मान लिया और कहा कि हम लोग यहां तक आएंगे क्योंकि आपका पेट्रोल पॉइंट तो ये है। इस तरह से वो जो इसको हम सलामी स्लाइसिंग बोलते हैं डिफेंस की भाषा में। सलामी स्लाइसिंग ये कि आगे बढ़ जाओ, आप 1 किलोमीटर आगे बढ़ जाइए, जब बातचीत होगी तो आधा किलोमीटर पीछे हट जाइए। तो इस तरह से आधा किलोमीटर की आप स्लाइस मार लेते हैं। चाइनीज इस तरह से पिछले कई साल से ऐसा करते चले आ रहे हैं। कि इंडियन बॉर्डर में आई चाइनीज आर्मी ऑफ कोर्स इंडियन बॉर्डर में आई। और कल प्रधानमंत्री का जो बयान आया था कि हमारे यहाँ कोई नहीं आया, उसका एक क्लैरिफिकेशन आज PIB में मैं देख पा रहा हूँ, और उसमें साफ कहा गया है, PM ने भी कहा है कि ये जो स्ट्रक्चर बना था, एक जो गालवान में ये जो हाँ झगड़ा हुआ 15 जून को, वो भारतीय सेना वहां पर उन्होंने एक इलीगल स्ट्रक्चर बनाया था जो भारत के एरिया में है। उस स्ट्रक्चर को तोड़ने की बात हुई थी। जब भारत के लोग वहां पर उस स्ट्रक्चर को मुआयना करने गए तब उन पर हमला हुआ। ये हमारे भीतर का है। ये स्ट्रक्चर क्यों महत्वपूर्ण है? पिछले 20 साल से, चाहे वो मनमोहन सिंह सरकार के समय में सड़क बननी शुरू हुई हो, अब तक उसमें और तेजी आई हो, तेजी से बन रही हैं, और ये एक अच्छी पॉलिसी है। और लेकिन उन सड़कों के बनने से भारत के सैनिक वहां तेजी से पहुंच पा रहे हैं जहां पर वो वर्षों तक और पैदल चल के नहीं पहुंच पाते थे। इस तरह से फेस ऑफ लगातार बढ़ गए हैं, और गर्मियों में फेस ऑफ बढ़ना स्वाभाविक है क्योंकि इस समय का पेट्रोलिंग ज्यादा हो जाती है। सुरेश साहब जी, केजी सुरेश आप बीच में केजी आपको बीच में मैं बीच में अपने इनपुट देता रहूंगा आपको। केजी सुरेश साहब, मैंने देखा कि आपने अपने इंस्टीट्यूट में सिर्फ बच्चों को ये सिखाया कि सवाल किया करो। जी, जमाना ये आ गया है कि आजकल सवाल करना ही सबसे मुश्किल हो गया है। अब भारत चीन सीमा विवाद पर अमिताभ जी की पार्टी नाराज हो जाती है अगर सवाल किए जाए। क्या करें आप बताएं, सवाल है कि नहीं है? नहीं, सवालों से तो हमेशा, ये कोई पहली बार थोड़ी है कि ये तो 1975 में आपने देखा आपातकाल के दौरान सवालों से कितना परेशानी होती थी। वो सरकारों में और पत्रकारों में हमेशा ये रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 1975 से 77 तक का आप देखेंगे और अन्य सरकारों का देखेंगे तो कोई नई बात नहीं हो रही है जिसको लेकर ज्यादा चिंता की बात है। मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर आप चाहे डिजिटल मीडिया देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिए, बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा मुझे कहीं भी जो है सवालों को कुचले जाने का कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो मेरा मानना है। दूसरा, देखिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों को राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। मुझे आज भी याद है जब मैं नेपाल में शाही हत्याकांड के बाद कवरेज के लिए गया था और काठमांडू में कई महीनों तक था PTI के संवाददाता के तौर पर, तो मुझे आज भी याद है कि हमारे जो करस्पॉन्डेंट हैं वो उसी तरीके से वहां पहुंचे जैसे भोपाल गए हैं। अब भोपाल और नेपाल में तो फर्क है साहब। अब इसको बगैर समझे आप उसको कवरेज करते हैं तो वहां के पब्लिक में काफी लोगों ने तो भारतीय पत्रकारों की पिटाई कर दी। भूकंप के बाद भी जो है भारतीय पत्रकारों ने वहां उसी तरीके का रिपोर्टिंग करने का प्रयास किया, और जो भारत ने इतना मदद वहां नेपाल को पहुंचाया उसके बदले पूरा बॉयकॉट इंडियन मीडिया वहां पूरा ट्रेंड कर गया। इसका कारण यह है कि हमारे पत्रकारों में वो कई मुद्दे जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर को लेते हुए हमें भी समझने की जरूरत है। इंटरनेशनल सिचुएशन को समझ के इंटरनेशनल कवरेज कैसे होता है। ठीक है, देखिए, कल 2 वक्तव्य, बस मैं एक बात कहूंगा, कल 2 वक्तव्य आया जिसको लेकर बहुत कुछ पोस्टमार्टम चल रहा है, लेकिन बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि एक
चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री कहता है कि हमारे पास, हमने किसी भी भारतीय फौजी को नहीं पकड़ा है जी। और एक प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आते हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि ना हमने उनके यहाँ घुसपैठ किया है, ना उन्होंने हमारे यहाँ घुसपैठ किया है। ठीक है साहब, आप याद रखिए कि इससे बहुत क्लियर मैसेज जो जाता है कि दोनों डी एस्केलेशन के फेवर में है। बीजिंग और नई दिल्ली इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने भी दावा नहीं किया कि हमने 10 को पकड़ा था और छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास कोई नहीं है। और यही बात प्रधानमंत्री ने भी कहीं ना कहीं कही कि भाई हम उनके जमीन पर है, ना वो हमारे जमीन पर है। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इनको हम लोग बिल्कुल लोकल पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के अंतरराष्ट्रीय रिश्तों पर जो है हमें समझने की जरूरत है कि इस वक्त दोनों मुल्क अपने अपने चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस वक्त दोनों मुल्क एस्केलेशन के फेवर में नहीं है। और अंत में मैं एक और बात जरूर कहूंगा, बस एक बात और। देखिए, अगर भारत 1962 का भारत नहीं है तो वो 1962 का चीन भी नहीं है। चीन भी नहीं है, ये बात चीन भी नहीं है, इस बात को भी आप समझिए। ये डेंग जियापिंग का चीन नहीं है जो हाइड योर स्ट्रेंथ में विश्वास करती थी। ये जो है शी जिनपिंग का चीन है जो अपने ताकत को दिखाने में जो है वो विश्वास करती है कि अपने ताकत को दिखाना है। तो इसलिए दोनों, आप आदर्शवादी रिजीम नहीं रहा। अब जो है आप हार्ड कोर रियलिस्ट प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी दोनों तरफ आपको दिख रहा है, जहां सिर्फ एग्रेसिव नेशनलिज्म, नेशनल इंटरेस्ट, इसको आप चाहे चीन को आप कम्युनिस्ट कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन शुद्ध रूप से अमेरिका में भी, चीन में भी, भारत में भी आज नेशनलिज्म के आधार पर पूरा फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन चल रहा है। जवाब लूंगा, लेकिन पहले शीतल जी, सुरेश ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीति की तरह से नहीं देखना चाहिए। आपके पास बहुत से सवाल रहते हैं। कौशिक जी ने बात कही कि घुसपैठ हुई है या नहीं हुई है, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सुरेश ने एक बहुत अच्छी बात कही कि दोनों देशों ने माना है कि डी एस्केलेशन के लिए चलना चाहिए। अमिताभ जी इस पर बात कर ही चुके हैं, आपके क्या सवाल हैं? प्रधानमंत्री जी की बात के बाद आपको भरोसा है कि नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कल कहा और फरवरी में जो संसद में गृह मंत्री जी ने कहा था, इन दोनों बातों में एक बुनियादी अंतर आ चुका है। गृह मंत्री जी ने फरवरी में कहा कि हमें अक्साई चिन्ह हमारे देश का हिस्सा है और अक्साई चिन्ह हमें वापस लेना है, हमारे एजेंडे में है। और भारत की एक बहुत पहले से हमारी एक स्थापना है इस मामले में, जो भी वस्तुस्थिति जो भी रहे। ये और बात है कि हम उसकी बात नहीं करते थे और बहुत समय बाद उसकी बात गृह मंत्री जी ने की संसद में और उससे एक बड़ी ध्वनि पैदा हुई। उसके तुरंत बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने इस पर अपना कड़ा प्रतिवाद जताया अक्साई चिन्ह को लेकर। और हमने कहा और कहने के बाद हमने क्या किया वो हमारे सामने है, लेकिन उन्होंने जो प्रतिवाद जताया और उसके बाद जो किया वो भी हमारे सामने है। वो हमें सबक देने आए, हमें उसी बयान पर, और उन्होंने अब इस लद्दाख के मुद्दे को जो हमने 370 के बाद के डेवलपमेंट में खड़ा किया है, उसको उन्होंने ट्रिपार्टाइट कर दिया। अभी तक ये मामला जो था हमारे और पाकिस्तान के बीच चल रहा था और हमें लग रहा था पीओके के मामले में हम जो भी कहते रहे हैं, जैसे अक्साई चिन्ह को अब कह रहे हैं जो पहले नहीं उतना कहा था, उन्होंने अब आके यहाँ कह दिया कि गलवा घाटी हमारी है। उनका बयान साथ साथ आया, प्रधानमंत्री के बयान के तुरंत बाद डिटेल्ड बयान है, सब आपके सामने है, सब आप देख रहे हैं। और हम जो कह रहे हैं इसका मतलब गलवा घाटी के अक्साई चिन्ह में नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, तो अगर हम अक्साई चिन्ह को अब यानी नहीं लेना चाहते, हम सिर्फ एलएसी से संतुष्ट हैं, और एलएसी भी क्या, जो हमारे पास नक्शे हैं, आर्मी के नक्शे आज नेट पे अवेलेबल हैं सारे, जो लद्दाख में हमारे फौजियों के पास है, और कम से कम 100 ट्वीट आज फौजियों के नेट पे अवेलेबल हैं। 100 के 100 कह रहे हैं कि हम सब लोगों ने, जो अभी चूंकि कौशिक साहब इसको बहुत टेक्निकली जानते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे, मैं सिर्फ उनको बस इतना आपको बीच में जोड़ दूं, बस एक जरा सा कि क्या हम चीनियों से पूछ सकते हैं कि गालवान का मतलब क्या होता है? जी, बहुत सही आपने कहा। उनको तो गालवान का मतलब नहीं पता। गालवान तो हमारा शब्द है, हमारे यहाँ का नागरिक है, हमारे रसूल गालवान था जिसका पूरा किंबा उसको ले गया था। कह रहे हैं ये जबरदस्ती है उनकी, लिटरली जबरदस्ती कर रहे हैं वो। और दूसरे, हमारी जो ये फिंगर्स वाला एरिया है, ये 8 फिंगर जो लटकी हुई है, बीच में घाटी होती है और
पहाड़ियों की घाटियां लटकती, उनको हम फिंगर कहते हैं। हम भी 8वीं तक गश्त करते थे, ऐसे बयान देने वाला मैं नहीं, सैनिक अधिकारी 100 मैंने कहा कि ट्विटर पे मौजूद है, जो वहां पोस्ट रहे हैं, जिन्होंने वो गश्त की है, कराई है, देखी है, रही है। आज ये सच्चाई नहीं है क्या? कौन इसको इनकार कर देगा कि वो चौथी तक आ गए हैं और 8 से 4 के बीच की सारी जमीन उन्होंने इस दौरान, ये जब से समय बता रहे कौशिक साहब ने बिल्कुल सही समय बताया, इस दौरान उन्होंने हड़प ली है। अब हम ये कहें कि LAC हमारी यहाँ थी, वो आपने कहा कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हम पीछे बनाते हैं अपनी चौकी, और ये जो यहाँ पे मारपीट हुई है, यहाँ पे तो हमारी ITBP की 3 चौकियां थी, जो इस तथाकथित समझौते में हमने पीछे हटे। हम, उन्होंने भी कहा था 6 तारीख को हम भी पीछे हटेंगे, वो नहीं हटे, बल्कि उन्होंने वहां टेंट बना लिया। हमारा यही टोली, जिसमें से ये बेचारे हमारे कमांडर जिनकी डेथ हुई है, इन्होंने एक रात पहले जाके शाम उसको तोड़ा था, टेंट को जला दिया था। फिर वो देखने गए थे कि वो स्थिति बरकरार है कि इन्होंने फिर तो नहीं बना लिया, और तब ये दुर्घटना हुई। तो ये हमारे लोग किसकी जमीन में मारे गए? ये तो सवाल, सारे सवाल मिल गए हैं। और सुरेश साहब ने जो एक बड़ी बात कही, जो हमेशा देश में हम लोग चलते रहते हैं कि ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, 2020 का हिंदुस्तान है। तो उन्होंने कहा कि चीन भी 1962 का नहीं है, 2020 का है। और आज इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो चीन जो है दुनिया का नंबर 2 देश है, जो भारत की GDP से 5 गुना बड़ा है। और बाकी बातें तो कौशिक साहब ने और शीतल जी ने बोली है कि मिलिट्री और आर्मी का क्या हुआ है और बॉर्डर का क्या हुआ है। विजय जी, सबसे पहली चीज मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हम जो भी स्थिति में हैं, वो स्थिति कोई हम अभी तुरंत ना बदल सकते हैं, ना अपनी ना उनकी। लेकिन यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि यदि उनके इस जिसको आप कह सकते हैं ना कि गुंडागर्दी, क्योंकि ये सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, शासन का जो गुंडागर्दी और आतंकवाद है, ये जो किया गया है, ये जो है, इसको यदि हम बर्दाश्त करेंगे तो पुरानी एक हिंदी की कहावत है कि कायर आदमी रोज मरता है, बहादुर आदमी तो सिर्फ एक दिन मरता है। देखिए ये चीनियों ने एक बार जो 62 में भारत को घुटने टिकवाए नेहरू जी की गलतियों की वजह से, उसका आज की डेट में भी जो भारतीय नेतृत्व रहा है, वो मैं फिर यहाँ पर, आपने मेरा परिचय पार्टी से करा दिया, मैं आपसे पहले से भी कहता रहा हूँ, पार्टी के परिचय कराने के बाद में सीमाएं आ जाती हैं। मैं वो भी सच बोल सकते हैं। अरे अमिताभ जी को सीमा विहीन करिए भाई, सीमा का झगड़ा। पार्टी से मेरा सरोवर की 2 यात्राएं आपने की हैं, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ नागरिक के हिसाब से, या मैं अंतर्राष्ट्रीय लॉ, इंटरनेशनल लॉ में भी मेरी स्पेशल पेपर मेरा रहा है और मैं उसमें इंटरेस्टेड रहा हूँ, और मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के नाते बात कर रहा हूँ आज। देखिए, उसने लगातार भारत पे जो ध्वंस दिखाया है, और जो एक बार उसने एक ध्वंस दिखा के अपनी एक जीत दर्ज कर ली, उसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव भारतीय नेतृत्व पर लगातार रहा है। अभी तक के शीतल जी हो या कौशिक साहब हो, और मेरे तो बहुत खास मित्र हैं हमारे वरिष्ठ आचार्य जी, आजकल आचार्य जी मैं इनके नाम से पढ़ता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मेरे मित्र भी हैं। तो आचार्य जी जो हैं, ये सब लोगों की बात के बाद मुझे एक चीज ध्यान में आई कि इन्होंने बड़े एक साल शायद जानबूझ के अनजाने में एक चीज को जो शायद भूले कि 2013 में भारतीय सेना के बंकरों को तोड़ा गया, सलमान खुर्शीद जी के इसके बाद मीटिंग के बाद चीन के साथ। क्या इसकी चर्चा आवश्यक नहीं है? क्या हम लगातार कंसीड करें, और लगातार क्या ये अक्साई चीन और अरुणाचल में हम कोई रोड बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर वहां जाते हैं तो ये गुंडा देश चीनी जो सरकार है वहां की कम्युनिस्ट, वो वहां पर जाके आपत्ति दर्ज करती है, अरुणाचल उनका हो गया। यदि क्या अमित शाह जी ने यदि मान लिया कहा कि अक्साई चीन हमारा है, तो हाँ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के बयान में कोई अंतर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने LAC की बात कही है, लेकिन अमित शाह जी ने अपने देश के भूभाग की बात की है। दोनों में फर्क समझना पड़ेगा शीतल जी। और मैं ये मानता हूं कि यदि आप चर्चा कर नहीं करके कायरता दिखाएंगे तो दबंग और जो राष्ट्र है वो आपकी बाह मरोड़ेगा ही। आपको लग रहा है कि गुंडा दोस्त देश के साथ दोस्ती अभी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, सबसे पहले हर चीज हम सरकारोन्मुखी ना हो। हर चीज में क्या सरकार करेगी?
सरकार को जो काम करना है करे। मैं देश के नागरिक के नाते मैं क्या कर सकता हूँ? बॉर्डर पर तो सरकार को लड़ना है। नहीं, फ्रंट पे सरकार लड़ेगी, लेकिन क्या सिर्फ सेना की लड़ाई है क्या? आज की डेट में जो ट्रेड डिफिसिट है, वो ट्रेड डिफिसिट चाइना के फेवर में है। हम यदि इस ट्रेड डिफिसिट को भी भारत में कम कर दें, यदि मान लिया कि हमने, जैसे छोटा सा उदाहरण विजय जी आपको पता है, पूरा दोहराऊंगा नहीं, जूम जैसे आज माध्यम पे हमेशा विरोध करते रहे। हाँ, आज से नहीं, लगातार जो चीनी उत्पाद हैं, क्या सस्ते के कारण हम अपने माँ को बेचेंगे? ये इस मानसिकता से, इस पूरे चीनी जो गुंडागर्दी के इस जो अभी प्रकरण में जो पिछले 3 महीनों से हुआ है, एक सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है कौशिक साहब? ये फायदा हुआ है कि देश की जनता ने, जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ लफाजी और जबानी जमा खर्च चल रहा था, अब उसने उसको दिल से सोचना शुरू कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, ये ट्रेड डिफिसिट जो है वो जहां पर कि भारत के पक्ष से वो भारत के खिलाफ में है, उसको यदि हम कम भी कर देते हैं तो इससे लाभ ही है भारत को। और ये आजकल के ज्यादातर जो लड़ाइयां हैं वो सिर्फ व्यापारिक मुद्दों के लिए होती है और व्यापारिक मोर्चों पे लड़ी जाती हैं। तो सैनिक जो होते हैं वो एक डेटरेंट का काम करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। आज की डेट में एक्चुअल वॉरफेयर जो है वो बहुत सेकेंडरी रोल में चला गया है। हम इकोनॉमिक वॉरफेयर को लड़ें, और हर देश का नागरिक सिपाही है, क्यों नहीं वो चीनी बहिष्कार इन टोटल करता है? यदि वो करना शुरू करेगा तो हमें पता है। और आज शी के नेतृत्व में जो कम्युनिस्ट सरकार है वो उतनी ही बेचैन है जितने माओ से तुंग की सरकार थी। मैं सुरेश साहब की बात से अभी वाकफियत नहीं रखता, मैं उनसे सहमति नहीं रखता। 1962 के चीन से आज की चीन की स्थिति बहुत बुरी है। क्यों? क्योंकि आज उनके पास दिखावा है, उनके पास अपेक्षाएं। लोग कहते हैं कि अरे इनकी तो पास बहुत है, लेकिन इनकी स्थिति अभी आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हो गई है। ये जो चाइनीज इकोनॉमी का बुलबुला है ना, जो ये बबल है, ये फूटने के कगार पे है। इस समय जो पहला वार करेगा वो इस चीन के कम्युनिस्ट सरकार के नींव का पत्थर हटाने का पहला काम करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इसमें भारत को लीड लेना चाहिए। वॉर का मतलब पहला जो वॉर करेगा वो हो जाएगा। और वो सुरेश जी की इस बात से वाकफियत नहीं रखते हैं कि चीन जो है उससे ज्यादा मजबूत हुआ 1962 से और खराब हालत में है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि सैनिक जो है वो डेटरेंट है और अभी हमें पब्लिक लेवल पर वॉर करनी पड़ेगी, ट्रेड के लेवल पर। आप सहमत हैं? नहीं, दरअसल इसका आगे समाधान क्या होगा, भारत को क्या कदम उठाने चाहिए, ये बहुत लार्जर क्वेश्चन है और सरकार उस पर मुझे लगता है कि गौर कर रही होगी। मैं फिलहाल सिर्फ उस टैक्टिकल मोर्चे पे ही जाना चाहता हूँ जिसका जो वास्तव में चिंता का विषय है। सुरेश जी कह रहे थे कि डी एस्केलेशन की दिशा में बयान है कि हमारा कोई सैनिक उनके कब्जे में नहीं है, हम उनके किसी टेरिटरी में नहीं गए। ये बिल्कुल वो महाभारत की वो पुरानी कथाएं हैं सर, जिसमें हम लोग कहते थे कि अश्वत्थामा हतो हता नरोवा किंजरोवा। एक ही झूठ को आप मतलब सत्य को सत्य के रूप में तो पूर्णता में तो देखें। कल तक हम कहते रहे कि हमारा कोई सैनिक नहीं है, हमने भी कहा कि अभी तक हम उनके कब्जे में कोई सैनिक नहीं है, लेकिन कल शाम ही मेरी एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी से बात हुई। उन्होंने कहा मुकेश जी इसको मैं ऑन रिकॉर्ड थोड़ी बताऊंगा, आप मेरे से ऑफ द रिकॉर्ड फोन करके पूछ लीजिए। हाँ, 10 थे कब्जे में, वो आ गए हैं, सबके सब सुरक्षित हैं। उसके बाद अगर कोई मेरी चौकी उठा के फेंक दे, उन लाठी डंडों से वार करे जिन पर कटीले तार लगे हुए थे। कि लद्दाख में जो फाइटर प्लेन्स हैं वो उड़ रहे हैं, क्या हम यदि वॉर के स्थिति में आए तो मुझे लगता है पोस्चरिंग है, और पोस्चरिंग करने का हक किसी हर देश को होता है। लड़ाई आखिरी समाधान नहीं है। 15 दिन पहले ही हम जो आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे जी, वो कह रहे थे कि आज की डेट में सब कन्वेंशनल वॉर से भी एक नीचे की वॉर है, जिसमें जिसको हम लड़के हम एडवर्सरी से अपनी इम्पोज कर सकते हैं विल। सवाल और पूछ लूं मैं आपसे, बहुत वक्त कम है, कि क्या इस सारी घटना को जो आपने 19 अप्रैल से 19 जून तक का कहा, क्या इसे आप इंटेलिजेंस लैप्स मानते हैं? बहुत छोटा सा जवाब। इसका जांच तो जरूर करनी चाहिए कि हम लोगों ने इसको इतना इस ए लेवल कैसे आ गया और हम लोग उनके ट्रैप में कैसे फंस गए। ये हमको जांच का विषय, मेरे लेकिन ये फिलहाल की जांच का विषय नहीं है। ये हो सकता है 5-6 महीने बाद का हो। जो सरकारों की जवाबदेही इस समय न भाजपा की जवाबदेही है, न प्राइम मिनिस्टर की जवाबदेही है, न सरकार की और सेना की जवाबदेही है। हम लोग ये चाहते हैं कि इस समय जो हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। उसको वो वॉर की तरफ तो मुझे पक्का पता है नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो 15 जून को किया
वो एक झन्नाटेदार उन्होंने कदम उठाया और वो ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे तो हम क्या हाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसका जवाब अगर हमने ठीक से नहीं दिया तो वो अपनी विल इम्पोज कर चुके हैं। ठीक है सुरेश, मैं छोटा सा मैं सिर्फ एक ही बात इधर जोड़ना चाहता हूं क्योंकि आपका प्रोग्राम वाइंड अप हो रहा है। विजय जी देखिए, अगर हम मुगालते में रहना चाहता है तो हमें दुनिया में कोई रोक नहीं सकता जी। हम कुछ हकीकत का सामना करें। आज पूरे इंडियन ओशन में चीन अपना पैर पसार रहा है जी। अफ्रीका में पसार रहा है, जिबूती में बहुत बड़ा एक बेस खड़ा कर रहा है, कॉक्स बाजार उसने बांग्लादेश में, कॉक्स बाजार से लेकर मालदीव्स में आर्टिफिशियल आइलैंड से लेकर ग्वादर में पोर्ट तक उसने जो है तैयार कर रखा है। आप इसको नजरअंदाज करना चाहते हैं, ये एक बात अलग है, लेकिन मेरा यह मानना है कि हमें सिर्फ एलएसी तक अपने डिप्लोमेटिक और डिफेंस को कन्फाइन नहीं करना है, हमको बड़े पिक्चर को देखना होगा। भारत को साउथ चाइना सी में जो है एक्टिव होना पड़ेगा। भारत को वियतनाम, फिलीपीन, इंडोनेशिया, वो सभी मुल्क जिनको चीन के साथ समस्या है उनको साथ में लेना पड़ेगा। ताइवान में जो है विस्तारवादी नीति को लेकर चीन जो है आए दिन एयर स्पेस वायलेशन हो रहा है, हमें ताइवान की तरफ हमें देखना पड़ेगा। हमें तिब्बत और जिंजियांग को लेकर जो है पॉलिटिकली स्टेटमेंट्स हमको देने पड़ेंगे। हमें चीन को चारों तरफ से हमें उस पर दबाव डालना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ ये जब तक आप सामरिक दृष्टिकोण से, और हमें अपना जो इंडो पैसिफिक में जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हम लोग जो ऑपरेशन मलबार एक्सरसाइजेस करते हैं, इस तरीके से हम अपने ताकत को बढ़ाएं, हमको तभी जाकर जो है हमको चीन को मात्र एलएसी तक हम रखेंगे तो वो दबाव नहीं हो पाएगा। चीन एक एग्रेसिव जिसको लेकर पूरे वैश्विक स्तर पर वो अब बाइपोलर यूएस और चीन के लेवल से हटकर चीन पूरे विश्व को डोमिनेट करे, इस और वो अग्रसर हो रहा है। उसको अगर डर किसी से है तो भारत उसके रास्ते में आ रहा है, चाहे वो रोड वाला हो, बेल्ट रोड इनिशिएटिव हो, कोई भी हो, वो इसलिए भारत को दबाना चाहता है। लेकिन भारत को भी चाहिए कि वो अपने सीमा के बाहर भी जाकर चीन को जहां रोक सकते हैं वहां हम रोकने का प्रयास करें। शीतल जी, मैं अमिताभ जी के पास, अमिताभ जी आपसे आखिरी बात करूंगा, बस शीतल जी से छोटी सी बात। शीतल जी, आपकी राय क्या है? क्या हमें पूरा विदेश नीति को बदलने, सोचने, चीन के साथ रिश्तों पर या उसके घेरने की कोशिश करनी चाहिए? दरअसल मेरी राय से फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री जी इतना साहस नहीं कर पा रहे हैं कि वो चीन का नाम लें अपने बयानों में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो सरकार है उसकी नीति कुछ अलग है और हम लोग कुछ दूसरी चीज उससे अपेक्षा कर रहे हैं। उनकी नीति ये थी कि वो जो 22 को मीटिंग होने वाली थी रूस में 3 विदेश मंत्रियों की, जो 23 को टली है इसी घटना की वजह से, रूस ने ही निगोशिएट करके हमारे 10 लोगों को छुड़वाया है। जैसे कौशिक साहब बता रहे हैं, इसी तरह से मुझे भी अधिकारियों ने कुछ ऐसे बताया है कि रूस के हस्तक्षेप से ये 10 लोगों की रिहाई संभव हुई। और इस तरह के बयान जो प्लेजेंट्रीज आई हैं जिस पर जिक्र किया सुरेश साहब ने, वो सब रूस ने हासिल किया है हमारे लिए। रूस फिर एक बार हमारी मदद को एक तरह से कह सकते हैं, हालांकि रिश्ते उधर भी हल्के हो रहे हैं हमारे, वो खड़ा हुआ है। तो भारत की विदेश नीति इस समय बहुत समस्याग्रस्त है, क्योंकि हम नेपाल तक को नहीं अपने साथ रख पा रहे हैं। भूटान ने भी पूरा डोकलाम, आज सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आ गया है अभी थोड़ी देर पहले कि डोकलाम पूरा ले लिया चीन ने। इस बीच वो जो भी उसने 17 में समझौता किया था पूरा तोड़ दिया और वहीं कुछ नहीं है। सांसद है, हाँ नहीं, 2 बयान हैं जिन पे अभी अनदेखी की जा रही है। अरुणाचल के सांसद का बयान है कि वहां कम से कम 12 किलोमीटर चीनी सेना घुस गई है और हम क्यों नहीं देख रहे हैं, क्या जब वो कब्जा कर लेंगे हमारी राजधानी पे तब आएंगे हम। वो तो ये वहां के सांसद ने बयान दिया है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने डोकलाम के बारे में, अमेरिकन न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छप गया, 2 जगह और आ गया है कि उन्होंने डोकलाम के उस समझौते को अपनी ओर से तोड़ दिया और सारी जगह कब्जा कर ली और भूटान अब बोलने की हालत में नहीं है, भूटान भी गया। तो ये हमारी विदेश नीति की निरंतर होती गंभीर असफलताएं हैं। अगर हम पड़ोस में पाकिस्तान से होस्टाइल है ही हैं, बांग्लादेश को हम लीवर की तरह यूज कर नहीं सकते, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बताया सुरेश साहब ने कि उनके कॉक्स बाजार से लेकर सब जगह बैठा हुआ है। आर्थिक रूप से वो ज्यादा कर्जा वर्जा दे सकता है। हमारे यहाँ के व्यापार में सारा मैक्सिमम पैसा उसका लगा हुआ है। जो भी आपका सो कॉल्ड मेक इन इंडिया है वो सब कुछ उन्हीं की कंपनियों का है। वो सब फोन बना रही है, असेंबल करती हैं। तो
अब ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें एक प्रोग्राम में नहीं समेटी जा सकती, लेकिन हम प्रधानमंत्री से थोड़ी रीढ़ की उम्मीद करते हैं, वो नहीं नजर आ रही, ये मेरी शिकायत है। जी अमिताभ जी, आखिरी बात आपसे, क्योंकि सुरेश साहब ने यही बात सटीक तरीके से कही कि मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है। मुकेश जी ने आपके सामने साफ किया डिफेंस की लेवल पर, और शीतल जी ने कहा है कि स्पाइन की जरूरत है। धन्यवाद। कौशिक जी की बात से शुरू करूंगा, जो आपने उनसे प्रश्न किया कि इसमें क्या कोई इंटेलिजेंस फेलियर का है, तो उन्होंने कहा नहीं, जांच होनी चाहिए। देखिए, ये यहाँ पर विषय अभी इंटेलिजेंस फेलियर का नहीं है, ना ही किसी तरह की जांच की आवश्यकता है। ये चीन जहाँ जो दशकों से 1950 के बाद से लगातार उसकी जो कवायद रही है, और उसमें जो सरकारों ने ढीली ढाली रवैये से अख्तियार किया। शीतल जी ने जो अभी 8 फिंगर्स की बात की कि उसमें 3 फिंगर्स तक ही हम भारत पहुंच रहा है, बाकी 5 फिंगर्स जो है वो चीन लेके रखा हुआ। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सुधारना चाहता हूँ। 8 फिंगर्स में जो बीच का नो मैंस लैंड था, यानी वो एक तरह का ट्रायंगुलर एरिया था। उस ट्रायंगुलर एरिया में जो भारत और चीन एक अंडर सहमति थी कि वो बीच के 3 फिंगर तक वो लोग नहीं आएंगे। वो कई बार ये चीन, जो चूंकि मैंने पहले ही कहा है कि ये बहुत ही शरारती और दुर्भावनापूर्ण लद्दाख के, मैं आ रहा हूँ। देखिए, बाकी के विदेश नीति की बात अलग है। चीन की सबसे बड़ी जो सफलता है कि यूपीए 1 में जब सीपीएम की सरकार थी, यहाँ पर सपोर्ट से जो मनमोहन सिंह की, उन्होंने नेपाल में कम्युनिस्ट शासन लगवा दिया। और ये मेरे पास बिल्कुल पुख्ता सबूत है कि नेपाल में जो नेपाल डेस्क था भारत का, वहाँ पर कम्युनिस्टों का शासन लगातार बना, कम्युनिस्ट वहाँ मजबूत हुए, और वो चीन के हाथ के खिलौने बने हुए हैं। इसीलिए जब चीन को प्रेशर बनाना है तो नेपाल को उसने आगे किया। अब जहाँ तक डॉक्टर स्वामी का या बाकी के आपने बयानों का जिक्र किया, मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहता, डोकलाम पे। मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूँ, बस कंक्लूड करते हुए, कि चीन का अपना ही भविष्य अभी बहुत ही ज्यादा अंधकारमय है। रूस जैसे साम्यवादी रूस का जैसे विघटन हुआ, मेरी बात आप कहीं नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड पे होगा। चीन का विघटन भी अवश्यंभावी और बहुत निकट होगा। आप चिंता मत करिए, वहां प्रजातांत्रिक सरकारें बनेगी, और प्रजातांत्रिक, क्योंकि वही एक देश है जो उतना ही ज्यादा अपने दुष्टतापूर्ण व्यवहार से जाना भी जाता है। दुनिया में एक एक्सिस बन रहा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत। और सुरेश जी की बात का मैं समर्थन करता हूं कि भारत चीन के खिलाफ में अकेला देश नहीं है। चीन ने सिर्फ यहाँ पर एक जो शरारत की है, जो दुष्टतापूर्ण शरारत की है, वो सिर्फ अपना एक, जिसको बोलते हैं ना कि बुझता हुआ दिया है। मुझे नहीं लगता है कि चीन अभी अफोर्ड करने की स्थिति में, कि उसकी अर्थव्यवस्था उसकी ऑलरेडी नोज डाइव कर रही है। मैं आपको बता दूं, मैं पिछली बार की जो सुरेश जी की बात थी कि 2020 का चीन जो है 62 का चीन नहीं है। चीन की अर्थव्यवस्था आज ऐसी बुरी हो गई है कि न निगलते बन रहा है उसको, न उगलते बन रहा है। उसकी एक इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन है, मैं उस पर कभी बाद में बात करूंगा। लेकिन चीन का विघटन अवश्यंभावी है। मंगोलिया हो तो, तिब्बत हो तो, ये सारे के सारे वहां से अलग होकर प्रजातांत्रिक, आप अभी आपको हंसी आ रही होगी, ऐसा ही 1988 में जब ग्लासनोस्ट पेस्टोरिका के पहले हम लोग जेएनयू के छात्र हुआ करते थे, उस समय भी जब यूएसएसआर का विघटन कभी भी लोगों को समझ में नहीं आता था, सपने में भी। उस समय चर्चाओं में जब बात शुरू हुई कि यूएसएसआर का विघटन होगा और वहां प्रजातांत्रिक सरकारें बनेगी, तो वो उस समय के लिए सपना था, लोग हंस देते थे। चीन का विघटन होगा, आज आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि चीन वैसी स्थिति में। कौशिक जी, आप कुछ बात कहना चाह रहे हैं? मैं अमिताभ जी का अच्छे ऑफिस का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आपने कहा था इनका काफी पहुंच है, दखल है, तो आप हमारी भावनाएं वहां तक पहुंचाइए कि ये जो दुष्ट चीन है, उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हमको इतने इनफॉर्मल संवाद की जरूरत नहीं है जितने हम करते रहे हैं। हम इन डिक्टेटरों से इनफॉर्मल बातचीत क्यों करते हैं? तो अभी तक पाकिस्तान को हम लोग 20-30 डिमार्शे दे चुके होते। चाइना के एम्बेसडर को क्यों हमने सम्मान करके अपना सख्त रुख उसको बताया नहीं कि तुमने किस ढंग से हमारे सैनिकों की मारपीट की? एक बार उसको कम से कम सम्मान किया जाना चाहिए, ताकि एक ठोस संदेश इन लोगों को पहुंचे कि दुष्टता की सीमा हो गई है। नहीं हुई है कौशिक साहब, हुई है बात, और राजदूतों के ऊपर हुई है, विदेश सचिव के लेवल पे हुई है, विदेश मंत्रियों के लेवल पे हुई है। नहीं, लेकिन जिस तरह से हमने कभी राजदूत को सम्मान नहीं किया, इतनी बड़ी घटना हुई। हम लोग पाकिस्तान के जो राजदूत हैं उनको कई बार बुला लेते हैं यहाँ पर। एक बार तो हम चीनियों को बुलाएं और बताएं
कि आपके लोगों ने चीनियों को बुलाने के बजाय चीनी विदेश मंत्री से सीधा विदेश मंत्री की बात हुई है खड़े शब्दों में, वो बात अलग है। लेकिन कौशिक साहब, लेकिन मैं एक चीज अंतिम बात कहूंगा कि देखिए, जहां तक कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का सवाल है, यदि तनाशाह भी हो और उसको दुनिया की सभी सरकारें उनको मान्यता देती हैं, तो एक पोजिशनिंग लेने की जरूरत होती है एक सही स्टेट्समैन को कि हम तुमसे कोई दुर्भावना नहीं रखते, क्योंकि जब हम तुम्हारे खिलाफ जाएंगे तो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर ये कहेगा कि हमने एक जेन्युइन प्रयास किया था, लेकिन तुम इतने नीच हो कि तुमने उसकी कीमत नहीं समझी। इसलिए अब हम तुम्हारे आखिरी कमेंट इस पर कुछ करना चाहते हैं? मेरे पास वक्त बहुत कम है। फिर नहीं, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बातचीत हो गई। अब इसमें सुरेश जी से एक पत्रकारी कमेंट ले लीजिए जरा सा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका कोई कमेंट है? मेरा? जी नहीं, ठीक है। ये हम सब लोग चाहते हैं कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी वाकई रीढ़ का इस्तेमाल करें। जो कौशिक जी ने कहा, कम से कम उनके राजदूत को सम्मन तो करते यार। नजर तो आता कि हम भी कुछ हमारे साथ राजदूत से ऊपर होता है मेरी आपत्ति में मेरी भावना है जो मैं इसे चाहता हूं जो नहीं, विदेश सचिव या विदेश मंत्री आपस में जो बात करते हैं उसमें हम कहते हैं हमने बहुत कड़ी बात की, उनकी ओर से बयान आता है उन्होंने बहुत कड़ी बात की, बात मान लीजिए ना। अमल तो यहाँ नजर आता है जब हम मार्च करते हैं उनके। आपसे जवाब अमिताभ जी जवाब नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मेरी भावना कौन चाहती है। तो एक छोटा प्यादा है, राजदूत का कोई महत्व नहीं होता, वो एक सिंबोलिज्म है। लेकिन जो मैसेज देना चाहिए इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को, वो प्रधानमंत्री ने आपसे कुछ ज्ञान आप दे दीजिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जी, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ऑप्टिक्स का वक्त हो गया है। हमने वो भी प्रयास किया साबरमती से लेकर महाबलीपुरम तक। अब जो है सीधी बात करने का वक्त आ गया है। सीधी बात जनता को पूरा विजुअलाइज कर दिया। साबरमती से महाबलीपुरम तक पूरी सरकार चीन का बहिष्कार करे। हर चीज सरकार नहीं करेगी, जनता भी तो कुछ रोल प्ले करे। अभी तो सरकार का ही रोल है सर। वो सरकार की जगह राजनीति करना चाह रहे हैं। विजय जी, जनता रावण है तो वोट मिले। रावण सरकार नहीं नाभि पे प्रहार करो चीन का। वाह, नाभि पे प्रहार करो रावण का नाभि में प्रधानमंत्री नाम भी नहीं लेंगे। और ये जनता बेचारी जो चीन का सामान खरीदे सोचते हैं वो फेंक दे। बेचारा जो पैसा दे के लिया है सामान उसको भी फेंक दे, इनके लिए इनको वोट दे दे। नहीं, पैसा आपने क्यों सरकार को भाई जो काम करते सरकार को सरकार करे। शीतल जी, जब डिमांड खत्म हो जाएगी, देखिए WTO के भी अपने रोल होते हैं। अरे 1.5% बिजनेस से क्या यार बातें कर रहा हूँ, वो बिल्कुल अलग चीज है, उस पर जाएगी बात। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 1.5-2% कुल बिजनेस है आपका चीन के साथ। धन्यवाद आपका। 18% 18% है। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।